रमेश एक पिज्जा का ठेला चलाता था। उसके पिज्जा ठेले पर तरह तरह के पिज्जा मिलते थे। रमेश की कमाई अच्छी हो जाती थी। पर एक दिन रमेश ने देखा जहां वो ठेला लगाता है उसके सामने एक बड़ी बेकरी खुल गई है, जहां पिज्जा, पेटी, समोसा, बर्गर और भी बहुत से स्नैक्स मिलते हैं। रमेश की कमाई पर असर पड़ गया। अब उसके पिज्जा ठेले पर ग्राहक आने कम हो गए, इसीलिए रमेश का बहुत नुकसान होने लगा। सुनिए, वो बिजली का बिल आया हुआ है, कल आखिरी तारीख है। अच्छा, देखता हूँ। पंकज आ गया दुकान से? हाँ, आ गया है। बुलाऊं क्या? हाँ, बोल दो, मैं बुला रहा हूँ। पंकज, ओ पंकज, तेरे पापा बुला रहे हैं बेटा। जी पापा, बोलो। पंकज बेटा, ये 1300 रुपए है। कल दुकान पर जाते हुए तू ये बिल जमा करवा देना बेटा। बोलते बोलते रमेश की सांस फूलने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? सुनिए, क्या हुआ आपको? पता नहीं आभा, घबराहट सी हो रही है, सांस। रमेश की पत्नी आभा और बेटा पंकज उसे बराबर में बने एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ज्यादा चिंता के कारण रमेश का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ गया था। डॉक्टर रमेश को रेस्ट के लिए बोलते हैं। पंकज की पहले ही शीतल के साथ सगाई हो चुकी थी। पंकज और शीतल की ये लव मैरिज थी। शीतल भी एक शॉप पर पहले काम करती थी, वहीं पंकज और शीतल की मुलाकात हुई थी। रमेश की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सब लोग घबरा जाते हैं। शीतल के पेरेंट्स भी रमेश को मिलने के लिए आते हैं। भाई साहब, चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शादी हम अगले महीने ही करेंगे। जो डेट निकली है हम उसी डेट को बच्चों की शादी करेंगे। ठीक है रमेश जी, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहोगे सब कुछ वैसे ही होगा। और फिर अगले महीने कुछ रिश्तेदारों के बीच पंकज और शीतल की शादी हो जाती है। रमेश की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए पंकज ने कपड़े की दुकान पर नौकरी छोड़कर रमेश के पिज्जा ठेले को संभाल लिया। रमेश जब ठेले पर जाता तो पंकज भी अपने पिता के साथ ही जाता। रमेश थोड़ी देर ही ठेले पर बैठता, बाकी सब कुछ पंकज देखता था। ये लीजिए भैया आपका पिज्जा। अरे शीतल, माँ, आप दोनों यहाँ? शीतल का मन था कि थोड़ी देर बाजार चलते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा पिज्जा स्टॉल भी इसे दिखा दूं। हाँ, मैंने मम्मी जी को बोला कि आज थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, घर पर ये भी तो बोर हो जाती हैं। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं सामने की दुकान से शिकंजी मंगवाता हूँ। रमन भैया, 2 लेमन सोडा भिजवा दो। पापा, मुझे ब्लैक पिज्जा खाना है, बहुत टेस्टी होता है। आपके स्टॉल पर ब्लैक पिज्जा है क्या? ब्लैक पिज्जा तो नहीं है सर, बाकी सारे टेस्ट के आपको मिल जाएंगे, पर ब्लैक पिज्जा नहीं है। पापा, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन मिल रहा है। ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ग्राहक वापस जाता देख शीतल पंकज से बोली, पंकज, आप ब्लैक पिज्जा क्यों नहीं स्टार्ट करते? आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैंने एक बार अपनी फ्रेंड के साथ मुंबई में खाया था। इसका स्वाद बिल्कुल इसी पिज्जा की तरह होता है, पर एक अलग रंग है, इसीलिए लोग इसको देखकर ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये पिज्जा। काफी लोग इसके बारे में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, तो अब सोच लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर कुछ नया ट्राई करते हैं। हम यहाँ स्टॉल पर ब्लैक पिज्जा बनाकर बेचेंगे। देखना, आपकी बहुत कमाई होगी। लोग उसके कलर को देखकर कुछ अलग ही महसूस करेंगे। और जहाँ तक सामने बेकरी पर भी नहीं मिलता है, तभी वो लोग यहाँ पूछ रहे थे। शीतल, तुम्हारा आइडिया मुझे भी अच्छा लग रहा है। पंकज, एक बार तुम दोनों मिलकर ट्राई करो, क्या पता का ब्लैक पिज्जा बनाने का तरीका लोगों को पसंद आए और तुम्हारा स्टॉल अच्छा चल जाए। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। उसकी टेंशन तुम मत लो। मेरी फ्रेंड मुंबई में रहती है, वहाँ काफी रेस्टोरेंट है जो ब्लैक पिज्जा बना रहे हैं। मैं एक बार उसे फोन करके बात कर लेती हूँ, वो मुझे सारी जानकारी दे देगी। शीतल की फ्रेंड मुंबई में रहती थी, वहाँ पर काफी रेस्टोरेंट थे जहाँ पर ब्लैक पिज्जा मशहूर था। शीतल को उसकी फ्रेंड ब्लैक पिज्जा के बारे में सारी जानकारी दे देती है। उसके बाद शीतल पंकज की हेल्प करती है और उसके साथ स्टॉल पर काम करने लगती है। उनका काला पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है, जो हेल्दी भी था और टेस्टी भी। कुछ ही समय में उनका स्टॉल चल पड़ा और खूब कमाई होने लगी। दूर दूर से लोग उनके स्टॉल पर ब्लैक पिज्जा खाने के लिए आते थे। जब ये बात रमेश को पता चली कि बहुत अच्छी कमाई होने लगी है, तो वो बहुत खुश होता है। आभा, सच में शीतल बहू के आ जाने के बाद सब कुछ अच्छा ही हुआ है। पसंद भी तो आपके बेटे पंकज की है, बिल्कुल लक्ष्मी बनकर आई है घर में हमारे शीतल बहू तो। इसके आने के बाद देखो व्यापार भी अच्छा चल पड़ा।
बहू ने काला पिज्जा बनाकर कुछ अलग ही प्रयोग किया है। ग्राहकों को काला पिज्जा इतना पसंद आ रहा है कि पूछो ही मत। मम्मी जी, ये सब आपकी और पापा जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। बस आप दोनों ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो, फिर हम दोनों देखना अपने पिज्जा स्टॉल को कहां से कहां ले जाते हैं। और फिर उस दिन के बाद पंकज और शीतल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी मेहनत और लगन से अपने स्टॉल को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल देते हैं। अपने बच्चों की मेहनत देखकर आज उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। सेठ मणिलाल और उनकी धर्मपत्नी शोभा देवी का जामनगर में एक सभ्य परिवार था। धन दौलत सब कुछ सेठ मणिलाल ने मेहनत और खून पसीने से कमाया था। सेठ मणिलाल को एक ही दुख था, उनके इकलौते बेटे आनंद की बुरी आदतें। आनंद को शराब और जुए की लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर रात घर लौटता था। आनंद की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ मणिलाल की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय मणिलाल और शोभा आनंद को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन मणिलाल ने शोभा से कहा, शोभा, मैं सोच रहा हूँ आनंद की शराब और जुए की लत की आदत बढ़ती ही जा रही है। मेरी रमेश भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूँ आनंद की शादी कर देते हैं, शायद बहू के आने से आनंद थोड़ा सुधर जाए। कह तो आप ठीक ही रहे हो। रमेश भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ मणिलाल अपने मित्र रमेश से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। आनंद शादी के लिए मना करता है, पर मणिलाल उसे कहता है कि यदि आनंद शादी के लिए मना करेगा तो उसका खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। इस डर से आनंद शादी के लिए हाँ कर देता है और आनंद की शादी भावना नाम की लड़की से हो जाती है। भावना बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास शोभा और ससुर मणिलाल का बहुत ध्यान रखती थी, पर आनंद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मणिलाल ने सोचा था कि आनंद की शादी के बाद शायद उसकी आदतें सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आनंद अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही घर आता था। एक दिन, शोभा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैंने वकील को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद भावना बहू और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि आनंद की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दें। सारी जायदाद भावना और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके सेठ मणिलाल स्वर्ग सिधार जाता है। मणिलाल के मरने के बाद भावना अपनी सास शोभा का बहुत ख्याल रखती थी। वो शोभा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। आनंद को वकील के द्वारा जब ये पता चलता है कि सेठ मणिलाल अपनी सारी जायदाद बहू भावना और होने वाले बच्चों के नाम कर गया है, तो आनंद गुस्से में आ जाता है और शराब पीने के लिए घर से बाहर चला जाता है। जैसे वो शराब पीकर दुकान से बाहर आता है, नशे में एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की को सॉरी कहने के लिए संभलता है। आनंद लड़की का चेहरा देखकर दंग रह जाता है। लड़की बिल्कुल आनंद की पत्नी भावना की शक्ल की होती है। आनंद हैरान रह जाता है। उसका दिमाग काम करने लगता है। उसके दिमाग में भावना को रास्ते से हटाने की तरकीब आती है। वो लड़की के पीछे पीछे जाता है। लड़की एक बस्ती के पुराने घर में रहती थी। आनंद घर के अंदर जाता है और लड़की से कहता है, देखो, मेरी पत्नी भावना की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरी पत्नी भावना और होने वाले बच्चों के नाम कर दी है। मैं पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में यही बात आई कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरी पत्नी भावना की जगह मेरे घर में आओगी और ये बात माँ को भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा भावना से हूबहू मिलता है। कुछ दिनों बाद जब भावना वापस नहीं लौटेगी तो माँ तुम्हें ही भावना समझेगी और माँ को तुम पर शक भी नहीं होगा। फिर तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर देना। इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। आनंद को अपनी पत्नी भावना की हमशक्ल एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम चांदनी था। चांदनी आनंद का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन आनंद भावना से कहता है, भावना, अपना सामान पैक कर लो, हम लोग हनीमून पर नहीं गए हैं।
तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए कहीं हो आए। तुम भी पिताजी के जाने के बाद घर से कहीं बाहर ही नहीं निकली हो, तो तुम्हारा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। बहू, आनंद ठीक कह रहा है, तुम दोनों कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ। पर माँ जी, आपको अकेला छोड़कर हम लोग कैसे घूमने जा सकते हैं? भावना, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसीलिए कुछ दिन के लिए घूम आओ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। आनंद भावना को लेकर घूमने निकल जाता है। आनंद भावना को समुद्र में जहाज पर घुमाने ले जाता है और मौका भावना को धक्का दे देता है और वापस आने लगता है। भावना आनंद का नाम लेकर चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, पर वो भावना की एक नहीं सुनता और सीधा चांदनी के पास चला जाता है। चांदनी के पास जाकर आनंद सारी बात चांदनी को बताता है और चांदनी को भावना की जगह अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर जब भावना बनी चांदनी शोभा के पैर नहीं छूती तो शोभा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो भावना बनी चांदनी और अपने बेटे आनंद को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और बात भूल जाती है। चांदनी घर में भावना बनकर रहने लगती है, पर कहते हैं ना, झूठ छिपाए नहीं छिपता। शोभा भावना बनी चांदनी में अचानक आए बदलाव से चकित थी। वो सोचती है कि भावना को क्या हुआ है। भावना तो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके सभी के लिए चाय और नाश्ता बनाती थी, पर जब से भावना हनीमून से आई है उसने सुबह जल्दी उठना भी बंद कर दिया है और पहले की तरह भगवान की पूजा करना और चाय नाश्ता देना भी बंद कर दिया है। वो भावना बनी चांदनी से पूछती है, भावना बहू, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, बड़ा मन है तुम्हारे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का। ए बुढ़िया, तेरे खुद के हाथ टूट गए हैं जो एक कप चाय नहीं बना सकती? देख नहीं रही मैं अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ। शोभा भावना बनी चांदनी के इस दुर्व्यवहार को देखकर हैरान और दुखी हो जाती है, पर वो चुप रहती है। आनंद चांदनी से बार बार जायदाद के कागजों पर भावना के नकली साइन करने के लिए कहता रहता है। आनंद भावना के नाम की हुई सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था, इसलिए ही वो चांदनी को भावना बनाकर लाया था, पर चांदनी आनंद की बात को बार बार टाल रही थी। चांदनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में अब ये बात आ गई थी कि किस तरह आनंद को और शोभा को रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए भावना बनकर उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताए। इस सारी बात बताती है। आनंद बार बार चांदनी के साइन ना करने पर गुस्से में आ जाता है। वो चांदनी से कहता है, देखो चांदनी, अगर मैं तुम्हें इस घर में भावना की जगह पत्नी बनाकर ला सकता हूँ तो यहाँ से निकालना भी मुझे आता है। तुम सीधी तरह से कागजात पर साइन कर दो और सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर आनंद गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। चांदनी पीछे से मुकेश को बुला लेती है। मुकेश अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है। चांदनी अपने बॉयफ्रेंड मुकेश और उसके साथियों के साथ शराब और नशा करती है। ये देखकर शोभा चांदनी को रोकने की कोशिश करती है। चांदनी शोभा को एक जोरदार चांटा लगाती है। शोभा जमीन पर गिर जाती है। शोभा के मुंह से खून आने लगता है। इतनी देर में आनंद वहां आ जाता है। वो ये सब देख लेता है और चांदनी पर चिल्लाता है, चांदनी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया? और ये लोग कौन हैं? ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारा घर? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर आनंद, ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है, यानी कि भावना का। ये घर और सारी जायदाद मेरी है। मुकेश, इस आनंद को सबक सिखाना ही होगा। पकड़ो इन्हें और दोनों माँ बेटे के हाथ पैर बांध दो और खाई में फिकवा दो दोनों को, ताकि इनकी लाश तक का पता न चले पुलिस को। फिर तुम और मैं आराम से इस घर पर राज करेंगे। अपनी पत्नी भावना को जायदाद के लिए तू पहले ही मार चुका है, अब ऊपर जाकर उससे माफी मांगना। ये सब सुनकर शोभा सदमे में आ जाती है और आनंद से कहती है, आनंद, तूने जायदाद के लिए अपनी ही पत्नी को मार दिया। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। भावना बहू जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई थी, पर तूने उसे मारकर मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। जैसे ही मुकेश और उसके साथी आनंद और उसकी मां को ले जाने लगते हैं, अचानक वहां पुलिस आ जाती है।
पुलिस के साथ भावना भी होती है। शोभा भावना को देखकर हैरान हो जाती है। भावना उसे बताती है कि किस तरह कुछ मछुआरों ने उसे डूबने से बचाया और काफी दिनों बाद होश में आकर जब भावना घर वापस आने लगी, उसने अपनी हमशक्ल चांदनी को मुकेश से मिलते हुए देख लिया था और उनकी सारी बातें सुनकर वो पुलिस के पास गई और पुलिस की मदद ली। पुलिस चांदनी और मुकेश को धोखाधड़ी और जान से मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आनंद को भी अपनी पत्नी भावना को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार करने लगती है, पर भावना उनसे कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। वो मेरा ही पैर फिसल गया था और मैं पानी में गिर गई। इन्होंने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार को बचाने के लिए। पुलिस चांदनी मुकेश और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करके ले जाती है। आनंद अपनी मां और भावना से माफी मांगता है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका होता है।